सर हमें हमारा मार्गदर्शन करें। पहला तो ये कि क्योंकि सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 2 नाटक मैंने देखे हैं, इसके अलावा भी, लेकिन जिन जिन नाटकों ने मुझे बहुत अपील किया, एक तो मैंने उसको प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका फिल्मांकन देखा है अंधा युग का, और दूसरा पशु गायत्री। तो मैं ये देखता हूँ कि रंगमंच का सारा कलेवर कहीं से आता है, तो जहाँ तक मेरी बुद्धि ये कहती है कि वो साहित्य की ओर से आता है। तो एक तो ये कि रंगमंच और साहित्य के अंतर संबंधों के बारे में आप कहें, और दूसरा ये कि आपके जो अनुभव हैं मेरे लिए साहित्य, क्योंकि आप एक बड़े रचनाकार भी हैं, ये सारे विद्यार्थी आपकी बात के प्यासे हैं। श्रद्धेय भानु जी सर। अब भाई भंवर जी ने तो सब कह दिया। और एक शेर याद आया मुझे कि कुछ भी बचा ना बाकी, सब बात हो गई। चलो कहीं कुछ भी है, रात हो गई। तो मतलब साहित्य के बारे में जो विमर्श और जो बातें आपने कही, आपने साहित्य और रंगमंच के अंतर संबंध की बात की। तो देखिए, रंगमंच शुरू ही साहित्य से होता है, और खासतौर से काव्य से। अंततः नाटक, मतलब नाटक को नाट्य शास्त्र में चाक्षुष काव्य कहा गया। अब चाक्षुष काव्य ये एक ऐसी है कि रंगमंच में सारी विधाएं समाहित होकर के जब एक में घुलती हैं, आपस में मेल्ट होती है, तो उससे जो उत्पत्ति होती है वो काव्य, चाक्षुष काव्य होता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो साहित्य से ही होती है, और साहित्य तक पहुंचती है। साहित्य की एक ऐसी विधा तक जहाँ साहित्य अल्टीमेट हो जाता है। चाक्षुष काव्य इज अल्टीमेट। तो उसके बियॉन्ड तो फिर और क्या हो सकता है। तो यहाँ ये तो बात जहां तक आपकी वो हुई, सारी बातों के संदर्भ में मैं कुछ, एक तो वैसे भी माफ कीजिएगा, आज मैं थोड़ा, आजकल हमें बच्चे बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ अपने बच्चों से मिलना दूभर हो गया है। मेरी भतीजी अमेरिका में रहती है, वो परसों बाद 2 दिन के लिए कृपा पूर्वक यहाँ मेरे पास आई हुई है, और मुझे उसको छोड़ के आना मेरे लिए थोड़ा सा था, क्योंकि समय इतना उसके पास कम है, और मुझे उसको लेकर के खाना खिलाने ले जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो आपने काल की बात की, कि परंपरा की, वर्तमान की और भविष्य की बात की, इसे बहुत सिंपल उससे अगर हम समझना चाहें तो एक धनुष में प्रत्यंचा होती है, उसका धनुष का वो कमान जिसको हम कहते हैं वो होती है, और एक तीर होता है। तो प्रत्यंचा को आप पीछे खींचते, वो आपका पास, वो आपका, आपकी परंपरा है, वो आपका इतिहास है। और फिर जो कमान है
मजबूती से अगर आपका पकड़ नहीं है तो वो तीर निशाने पर जा नहीं सकता। उस कमान पर जितनी मजबूत पकड़ वो वर्तमान है, तो पास्ट में अगर आपकी गति नहीं है, आपकी प्रत्यंचा अगर पीछे पूरी खिंची हुई नहीं है, तो तीर निशाने पर नहीं जाएगा। उसी तरह से कमान पर आपकी पकड़, वर्तमान पर आपकी पकड़ अगर मजबूत नहीं है तो तीर फिर इधर उधर हो जाएगा, फिर वो निशाने पर नहीं बैठेगा। और जब ये होता है, जब मतलब प्रत्यंचा आपकी खिंची हुई, आपकी गति, आपके पास्ट, आपके परंपरा, आपके इतिहास में पूरी उसके साथ, और फिर वर्तमान पर आपकी मजबूत पकड़, उसके बाद भविष्य का अनुसंधान साहित्य करता है। वो तो ये जो आप कह रहे थे उसी बात की तारीफ मैं कर रहा हूँ। एक इसी तरह से तो ये जो जो है कि इस पर बहुत चर्चा है, बहुत मनीषियों ने इस पर चर्चा, परंपरा और आधुनिकता, और इस पर बहुत चर्चाएं हुई। मुझे लगता है कि ये बहुत। दूसरा, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य वो मशाल है जो राजनीति के आगे चलती है। राजनीति हमेशा अपने वर्तमान तक महदूद होती है, वो अपने वर्तमान को एड्रेस करती है, लेकिन साहित्य तीनों अपनी परंपरा, अपने इतिहास, अपने वर्तमान और भविष्य, जब आप वर्तमान पर आपकी पकड़ है, जब आपकी परंपरा और इतिहास पर पकड़ है, तभी आप भविष्य का संधान करते हैं, तब आप वो मशाल बनते हैं जो राजनीति के आगे चलती है। तो जब वो ये कह रहे थे प्रेमचंद, तो उनका अभिप्राय, उनका आशय यही रहा होगा। दूसरा ये है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ये अंग्रेजी की कहावत है कि पेट तो जानवर भी भरते, क्या है कि जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली क्या चीज है वो। और गालिब ने कहा कि आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। तो आदमी और इंसान में गालिब क्यों फर्क करते हैं? मतलब अगर मैं अपने तक ही महदूद हूं, मुझे सिर्फ ये चिंता है कि मेरे को सुबह रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे सर पे छत है, मेरे पास पहनने का कपड़ा है, मेरे पास अपनी सुख सुविधाओं के साधन है, और मैं अपने में ही मगन, तो फिर मैं क्या मनुष्य हूं या मनुष्य होने लायक? ये तो कोई भी करेगा। मैं मनुष्य कब होता हूं? मैं मनुष्य तब होता हूं जब मैं अपने समय, अपनी परंपरा, अपने इतिहास से रूबरू होता हूं और अपने समाज में गहरे धंसता हूं, क्योंकि और ये महसूस करता हूं कि मेरा अपना अकेले का कोई अर्थ नहीं है, मुझे अर्थ आप दे रहे हैं। आप अगर यहाँ ना हो तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं उसका, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाएगी। अगर आप हैं जो मुझे अर्थ दे रहे हैं, और क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, और मैं हूं, अगर आपसे मुखातिब नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तो मैं आपसे मुखातिब हूं, आप यहाँ हैं और
मुझे सुन रहे हैं, तो इससे एक संवाद की स्थिति पैदा हो रही है, एक समाज बन रहा है और मैं अपने से बाहर आ रहा हूँ, आप अपने से बाहर आ रहे हैं और हम में एक परस्परता पैदा हो रही है। तो ये और यही काम सारी कलाएं करती हैं। और रंगमंच तो वैसे भी सामूहिक कला है, वो तो अकेले की एकांतिक साधना नहीं है। कविता अपने आप में एकांतिक साधना हो सकती है, उपन्यास या कहानी या दूसरी विधा है साहित्य की एकांतिक साधना हो सकती है, लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि वो एकांतिक साधना जरूर है, लेकिन जब तक उसकी रसाई, जब तक वो पहुंचती नहीं अपने श्रोता पाठक तक, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन रंगमंच तो ऐसी कला है जो समाज में पैदा होती है और समाज में ही घटती है। वो सामूहिकता के बिना, सामाजिकता के बिना वो संभव ही नहीं होता। उसको उसको वो घटता ही समाज में पैदा होता है, समाज में ही घट जाता है और वो एक घटना है। तो इसलिए नाटक तो हमेशा एक क्लीन स्लेट पर लिखा जाता है, उसका वो अपने वर्तमान को ही एड्रेस्ड होता है। उसमें जो जो भी परंपरा और इतिहास, और वो अगर आज से उसका कोई संबंध नहीं बनता तो वो फिर निरर्थक होता है। तो निरंतर वर्तमान से अपने संवाद करना और उस संवाद के माध्यम से एक भविष्य की तरफ इंगित करना, यही काम रंगमंच करता है। तो ये अंतर संबंध साहित्य और रंगमंच या दूसरी कलाओं का, सारी कलाएं कहीं ना कहीं अपने मूल में आपस में जुड़ती हैं। उनमें एक गहरा अंतर संबंध होता है। कभी हमें वो दिखता है, कभी हम उसके प्रति सचेत होते हैं, कभी शायद नहीं होते। लेकिन कौन सी कविता होगी जिसमें संगीत नहीं होगा? कौन सी कहानी होगी जिसमें कोई लय नहीं होगी? कौन सा उपन्यास होगा जिसमें, और जैसा महेंद्र भाई कह रहे थे कि मतलब अंततः भाषा क्या है? ध्वनि है। और ये ध्वनि जब एक आकार लेती है और वो एक शब्द बनाती है और वो शब्द आप तक पहुंचता है, तो एक संवाद स्थापित होता है। और संवाद के लिए भाषा सबसे पहली जरूरत है। और इसलिए भाषा का महत्व बहुत अधिक है। और अगर हम उस तरह से सोचने लगे तो भाषा ने ही हमें मनुष्य बनाया है। इसीलिए वाक का, इसलिए अक्षर 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 इसलिए है कि उसका क्षरण नहीं होगा, वो हमेशा वो मौजूद रहता है। और वो हमें, जिस अमरता की बात आप कर रहे थे, उस अमरता ये नहीं है कि मैं कितने साल जिंदा रहूंगा या मैं अमर होता हूँ, मैं नहीं होता। वो अक्षर है जो अमर होता है। वो गालिब की बात हम कर रहे हैं, तो गालिब तो जिंदा नहीं है। आज गालिब का शरीर और शारीरिक रूप में तो गालिब मौजूद नहीं है, लेकिन गालिब से जिंदा और कौन है? हम में से कोई है? बताइए, जितने जिंदा गालिब हैं उतना हम में से कोई जिंदा है उस तरह? तो ये है अमरता। और इस अमरता के लिए हम सब अपने अपने तय, अपनी अपनी सीमाओं में कोशिश करते हैं और कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं, कभी दो कदम चल लेते हैं। यही और
आप लोगों ने याद किया। वैसे भी ये सब मेरे परिवार के लोग हैं जो मौलिक, जितने मौलिक हैं ये तो अपने ही परिवार में, और ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और ये इतना रिसेप्टिव लोग आजकल कहाँ मिलते हैं इस बाजार के शोर में। ये बातें करना भी, ये संवाद भी, ये बहुत। और मैं देख रहा हूँ कि जवान बच्चे यहाँ पे बहुत मौजूद हैं। ये बहुत हार्टनिंग है मेरे लिए। और मुझे आपने याद किया, मुझे ये अवसर आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार। सर को सुनना हमेशा ही हमको संपन्न करता है, और जब जब भी सर को सुना है, कई कई दिनों तक आपकी बात, चूंकि आपकी बात का जो दर्शन है वो इतना गहरा है कि गूंजता रहता है कई दिनों तक। हम मौलिक की ओर से बहुत आभारी हैं सर। मैं मौलिक के साथियों से निवेदन करूंगा कि एक फोटो हमारी स्मृति के लिए सर के साथ में हो जाए।